हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10 फिजिक्स का यह पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद भी हम अगला वीडियो लाएंगे इसी टॉपिक पे। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं प्रकाश क्या होता है, उसके बाद किरण किसे कहते हैं और किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी टॉपिक पे आज हम पढ़ने वाले हैं। प्लीज हमारे साथ बने रहें। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उसकी भी पढ़ाई पूरी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ, यानी कि प्रकाश। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश, यानी कि लाइट। क्या होता है लाइट? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि सोचो, अगर हमारे आसपास लाइटें नहीं होती, यानी कि प्रकाश नहीं होता, तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते? नहीं देख पाते, है ना। तो वस्तु को जो हम देखते हैं उसका कारण क्या है? प्रकाश। हालांकि आँख भी इम्पोर्टेंट है, बट इस आँख से किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो चाहिए वो क्या है? प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश की विशेषताएं, यानी कि प्रकाश का क्या क्या गुण है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा। ठीक, तो प्रकाश जो है वो एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है। उसके बाद प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है ये एक मैग्नेटिक वेव भी है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में, खाली जगह में। ठीक है, और प्रकाश जो होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कहाँ कैसी करती है गमन? तो सीधी रेखा में, है ना, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है? उसके बाद प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसे हम अगर नॉर्मली भाषा में कहें तो 3 लाख किलोमीटर, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है तो हमें दो घटना देखने को मिलती है। हमें दो घटना देखने को मिलती है। कौन कौन? तो परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या होता है इस वीडियो में समझने वाले हैं, और अपवर्तन क्या होता है ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश की विशेषताओं को समझने के बाद अब हम समझते हैं प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। कहने का मतलब है कि वैसा वस्तु, है ना, वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश निकले, है ना, जिससे प्रकाश निकले उसे हम प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, जलता हुआ बिजली का बल्ब। ठीक है, तो सूर्य जो है यानी कि सन जो है वो क्या करता है? लाइट सिक्रीट करता है ना। इसलिए सूर्य हमारा क्या है? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। उसके बाद मोमबत्ती, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? लाइट निकलता है। ठीक है, तो लाइट भी हमारे लिए, ये मोमबत्ती भी हमारे लिए क्या है? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। उसके बाद सन, सॉरी, उसके बाद फिर क्या है? बल्ब, है ना, बल्ब। बल्ब से क्या होता है? बिजली का बल्ब, इससे लाइट निकलता है। इसका मतलब क्या है? ये भी
दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चले आगे बढ़े। अब देखते हैं हम अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो पदार्थ जो वस्तु या पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है यानी प्रकाश नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक और भी कई चीजें जैसे पौधा। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इस क्लास का दूसरा टॉपिक यानी कि प्रकाश का किरण। ठीक है, यानी कि रे ऑफ लाइट या रे कह सकते हैं। क्या होता है? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक सरल रेखा पर चलती है और अकेला, है ना, जब प्रकाश सरल रेखा पर चलती है और सीधा, है ना, अकेला, उसे क्या कहते हैं हम? किरण, यानी कि रे ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद किरण पुंज यानी कि बीम क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम? किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें जो है वो समूहों में चलती है ना, समूह में। ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं हम? किरण पुंज कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखते हैं कोई खिड़की वगैरह से आती हुई प्रकाश की जो किरणें होती है तो क्या कहते हैं? हम बीम कहते हैं। ठीक, बहुत सारी किरणें एक साथ आ रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बीम। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं ये जो किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन-कौन? तो पहला है अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम। दूसरा है समांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज यानी कि कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, तो आइए इसे बारी-बारी से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम क्या होता है। ठीक है, क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मोमबत्ती की लौ से निकलने वाली रोशनी, गाड़ी की हेडलाइट जब डिम पर हो, है ना, देख सकते हैं यहाँ पर टॉर्च से निकलने वाली रोशनी। ठीक है, तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलती है ना, यहाँ पर देखें एक बिंदु है ना, एक बिंदु से निकलती है और निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं हम? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना? मोमबत्ती से जो लाइट निकलती है वो कैसा होता है? अपसारी किरण पुंज होता है। ठीक है, उसके बाद जब गाड़ी का हेडलाइट जलता है और वो कब? जब डिम पर हो, है ना? जब डिम पर हो तब वो कैसा होता है? अपसारी किरण पुंज। उसके बाद टॉर्च, टॉर्च से भी क्या होता है? ठीक है, जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो उसमें अंदर में एक छोटा-सा लाइट जलता है जो टॉर्च के चारों तरफ से निकलकर, चारों तरफ नहीं मतलब सामने निकलकर वो फैलता हुआ चला जाता है। फैलता हुआ चला जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। आई थिंक यहाँ तक भी समझ। चलें आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं समांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम। क्या होता है पैरेलल बीम? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें जैसे जैसे में सूर्य की रोशनी जो बहुत दूर से आती है ना? और वो हमारे लिए कैसा है? तो समांतर किरण पुंज के जैसा है। उसके बाद लेज़र लाइट, ठीक है? लेज़र लाइट जो हम जलाते हैं तो वो कैसा जाता है? एकदम सीधा, है ना? एकदम सीधा, ठीक है? उसके बाद गाड़ी की हेडलाइट जब बीम पर हो, है ना? जब हम गाड़ी की हेडलाइट को जलाते हैं एकदम हाई पर तो वो कैसा उसका फोकस होता है? सामने एकदम सीधा होता है, ठीक है? सीधा सामने पूरे रोड पर होता है। ठीक, यहाँ पर भी देख सकते हैं।
तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़े। अब हम देखते हैं अभिसारी किरण पुंज यानी कि कन्वर्जिंग बीम। क्या होता है कन्वर्जिंग बीम? जब प्रकाश की किरणें अनेक बिंदु स्रोत से आती हुई या आकर एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जब प्रकाश की अनेक किरणें, है ना, जब प्रकाश की अनेक किरणें अलग अलग बिंदु स्रोत से आती है और आने के बाद एक ही बिंदु पर मिल जाती है, एक ही बिंदु पर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। तो आई थिंक समझ में आया। ठीक है, जैसे जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना। दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश, है ना। ऑप्टिकल फाइबर यानी एक लाइट होता है, एक ये होता है पाइप होता है जिसमें क्या होता है, लाइट गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाश चलता है वो कैसा चलता है? अभिसारी किरण पुंज के जैसा। ठीक है, उसके बाद सोलर कुकर में प्रकाश, यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे दर्पणों को हम मिला करके एक वैसा दर्पण बनाएं जिससे क्या हो, प्रकाश टकरा कर वापस किस पे आए? सोलर कुकर पर आए। तो सोलर कुकर पर आने वाला जो प्रकाश है वो कहलाएगा अभिसारी किरण पुंज। तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आइए समझते हैं ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का किसी सतह पर या प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है जब प्रकाश किसी सतह पर, है ना, मान लो ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, इस सतह पर प्रकाश टकराए और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाए, है ना, यानी कि किसी दिशा में निकल जाए, इस घटना को ही क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान में रखें, इसे आगे समझेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, पिछले की स्लाइड में हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, याद करें एक बार। तो प्रकाश का, है ना, प्रकाश का किसी सतह पर टकराना, है ना, किसी सतह पर टकराना और टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट कर जाना, वापस किसी दिशा में निकल जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें कुछ नियम होते हैं। ठीक है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है नियम? तो आपकी किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्रकाश की किरण, ठीक है, दर्पण पर आने वाली किरण जो है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और दर्पण से वापस रिफ्लेक्ट होने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा लंब है जिसे क्या कहते हैं? हम अभिलंब। ये तीनों बिंदु, ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर होती है जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा तो ये नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये आपतन कोण क्या है? तो यहाँ देखें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है। ठीक है, इस कोण को ही क्या कहते हैं? हम आपतन कोण। उसके बाद परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर्क से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है दूसरे नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोण आई जो है, कोण आई जो है वो बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, याद रखेंगे आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये सभी चीजें क्या होती है इसे हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण जो है आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, परावर्तित किरण क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे, तो दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण
दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, हम आपतन बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपकी किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर आपकी किरण है ना, उसके बाद फिर आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद देखते हैं आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो आपकी किरण, देखे थे पिछले स्लाइड में, आपकी किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, हम आपतन कोण, और इसे स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपकी किरण, ये क्या है, आपकी किरण, और ये क्या है, अभिलंब। आपकी किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को ही क्या कहते हैं, हम आपतन कोण। ठीक है, उसके बाद परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब, है ना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये क्या है, हमारा परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कोण, और इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अभिलंब। अभिलंब क्या है, यानी कि नॉर्मल क्या होता है, तो किसी समतल सतह के किसी भी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक लंब खींचे हैं, इसे ही अभिलंब कह रहे हैं। कहीं पर भी अगर एक लंब खींच दे तो उसे भी क्या कह सकते हैं, हम लंब कह सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़े। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण। ठीक है, यानी कि प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर। अच्छा, उससे पहले मिरर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, है ना। तो मोटा मोटी याद रखेंगे कि मिरर, मिरर उस वस्तु को कहेंगे इसका एक सतह परावर्तक हो। परावर्तक का मतलब यानी कि जिस पर लाइट टकराकर वापस निकल जाए, है ना, जिस पर लाइट टकराकर वापस निकल जाए उसे क्या कहते हैं, हम दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होता है इसे हम फिर से समझ जाएंगे। ठीक है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, कैसा हो, समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक दर्पण, एक दर्पण है, और जिसका सामने वाला फेस जो है यानी परावर्तक सतह जो है वो कैसा है, समतल है। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। ठीक है, यानी कि हमारे पास मान लो कोई समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण पे अगर हम प्रकाश डालें, ठीक है, प्रकाश डालें तो क्या होगा, वो सीधी निकल जाएगी। अगर हम लंबवत डालें यानी कि इस पे प्रकाश सीधा मारे, ठीक है, इस पे मान लो पेंसिल खड़ा करके, जैसे टॉर्च खड़ा कर दे इस पे, और टॉर्च खड़ा करके अगर इस पे प्रकाश मारे तो ये वापस टॉर्च पर ही आएगा। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर यानी उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं परावर्तक क्या होता है। ठीक है, परावर्तक समझो। परावर्तक का मतलब होता है कि किसी भी सतह पर प्रकाश का पड़ना, किसी भी सतह पर प्रकाश का पड़ना और पड़ने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाना, है ना, वापस उसी दिशा में चला जाना या किसी भी दिशा में चला जाना, ये क्या कहलाता है, परावर्तक, है ना। और परावर्तक सतह यानी कि जिस जिस सतह पर, जिस सतह से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल यानी कि गोल, है ना, स्फेरिकल यानी कि गोल, और मिरर यानी कि दर्पण, गोल दर्पण, पूरा गोल नहीं बल्कि थोड़ा सा ही गोल, बट गोल दर्पण। ठीक है, तो क्या होता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या, ये कोई खोखला गोला है, खोखला गोला है, तो इस खोखले गोले का अगर एक टुकड़ा हम काट दें और उसका क्या बना दें, दर्पण बना दें, तो ये दर्पण जो है वो कैसा कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम इस तरह से भी एक टुकड़ा काट लें और उसका क्या करें, एक सतह को रंग दें, तो एक सतह क्या बनेगा, परावर्तक, है ना, और इस तरह से क्या होगा, गोलीय दर्पण बनेगा, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण जो होता है वो दो तरह का होता है।
गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। कौन कौन? तो पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। आइए इसे बारी बारी से समझते हैं कि ये दोनों क्या होता है। तो पहले देखते हैं उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर देखें, ये जो दर्पण है ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग होगा, है ना, किसी खोखले गोले का भाग होगा। तो जब ये खोखले गोले का भाग है तो इसलिए क्या है, ये गोलीय दर्पण है ना। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, उसके बाहर साइड, है ना, उसके बाहर साइड उभरा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर उभरा हुआ है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के जब हम अंदरी सतह को रंग दें, ठीक है, अंदर वाले सतह को क्या कर दें, रंग दें, तो बाहर वाला जो सतह होगा वो कैसा होगा, परावर्तक होगा। यानी कि इस पे लाइट आएगा और टकरा के वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो कांच के टुकड़े के भीतरी सतह को रचित रचित यानी कि रंगना, ठीक है, रचित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें इसका परावर्तक सतह जो है वो कैसा है, अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, अंदर की ओर धंसा हुआ है। अच्छा, इस गोलीय दर्पण, इस गोलीय दर्पण, ठीक है, कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रचित करने पर अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण के अगर बाहरी सतह को रंग दे, बाहरी सतह को रंग दे, तो इसका परावर्तक सतह कहाँ जाएगा, अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर। तो इसलिए क्या हुआ, ये अवतल दर्पण। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। क्या होता है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर कोई बल्ब कोई बल्ब जल रहा है। ठीक है, इस बल्ब से प्रकाश जो है वो हमारे फेस पर आता है ना, हमारे फेस पर आता है और फेस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ जाता है, दर्पण पे, और ये दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस हमारे आँख के पास आता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, अपना परछाई देखते हैं, यानी अपना प्रतिछाया देखते हैं किसमें, दर्पण में। ठीक है, यानी अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक इमेज या वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक ये समझ में आ गया हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम वास्तविक काल्पनिक और ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को बारी बारी से। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज क्या होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझने का प्रयास करें कि मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है और इस वस्तु से मान लो ये प्रकाश का स्रोत ही है एक हिसाब से। ठीक है, तो इस बिंदु से प्रकाश जब निकल रहा है और निकलने के बाद कहाँ जा रहा है, दर्पण पर। ये इसका लाइट इस तरह से क्यों जा रहा है ये हम आगे की वीडियो में समझने वाले हैं। और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कैसा मिलती है, वास्तव में सच में मिलती है, उसे क्या कहते हैं हम, इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। क्यों, क्योंकि ये वास्तव में मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो ये देखें परिभाषा या तो फिर ये विशेषता। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, या हम सिनेमा घर जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें मूवी दिखाया जाता है, जो कुछ भी वो कैसा होता है, हालाँकि वो है होता है वास्तविक प्रतिबिंब, है ना? उसे पर्दे पर दिखा करके हमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है, यानी कि सीधा किया जाता है, ठीक है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के मुकाबले हमेशा उल्टा होता है, ठीक है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? वस्तु के मुकाबले हमेशा उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर ये उल्टा है ना? ये सीधा है और ये उल्टा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के मुकाबले उल्टा होता है, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो दोस्तों अब हम देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज। क्या होता है वर्चुअल इमेज? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है ना, या प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखें कि मान लो कि ये हमारे पास कोई दर्पण है, कोई वस्तु है ना? कोई वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण पे जा रही है और दर्पण पे टकराने के बाद ये वापस किसी और दिशा में रिफ्लेक्ट कर जा रही है ना? यहाँ पर से प्रकाश निकल रही है और निकलने के बाद ये किसी और दिशा में रिफ्लेक्ट कर जा रही है। अच्छा, ये जिस दिशा में जा रही है, उस दिशा में कैसा लगेगा? ये अंदर से कहीं न कहीं से आ रहा है ना? अंदर से कहीं न कहीं से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर से भी क्या लगेगा? ये अंदर से कहीं न कहीं से आ रहा है, ठीक है? तो अंदर में जहाँ पर मिल रहा है, क्या रियल में मिल रहा है? नहीं, ये वास्तविक में नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो जहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ पर खड़े होके अगर हम देखेंगे, तो ये हमें लगेगा कि अंदर से आ रहा है। तो जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं हम? इस इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया है ना? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे ही क्या कहते हैं हम? इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये पहले से सीधा होता है ना? और अगर हम इसे पर्दे पर प्राप्त करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? उलट जाएगा, ठीक है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के मुकाबले हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिसने भी हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है? और हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण का उपयोग, है ना? दर्पण का उपयोग, ठीक है? अवतल दर्पण का उपयोग, उसके बाद फिर उत्तल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, है ना? और उसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है, इन सभी दर्पणों में। तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने के दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करें, ठीक है? मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।